Hello students, welcome to all of you on our online platform ऑनलाइन दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी जो हमारा पहला सेशन था वो हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में था कि कैसे हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और कैसे आगे मूव करते हुए इसे फिनिश करेंगे। और आज के जो लेक्चर में है हमारा वो है हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ें। और पहला लेक्चर है हम आज से बायोलॉजी को सीखेंगे बायोलॉजी उनके लिए जो कि ज़रूरी है नीट में, 11th में और साथ ही साथ 12th के लिए भी ज़रूरी है। आइए हम लोग चलते हैं और बात करेंगे आज क्लास 11th के फर्स्ट लेक्चर की, जो कि है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हालांकि ये टेक्निकली 3rd यूनिट है 11th क्लास के लिए, बट सेल को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से 9th क्लास में पढ़े हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है और उन्हीं सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इन सेंस कि काफ़ी डेप्थ में जाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे कि इन सभी चीज़ों से सेल से हमें आगे कैसे मूव करना है, आगे हम कैसे पढ़ेंगे। परेशान नहीं होना है। जिन्होंने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है उन्हें भी परेशान नहीं होने की बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को कवर अप करेंगे। जहाँ से वो आप छोड़े हुए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं हम आज के पहले चैप्टर की, जो कि है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज़ों को पढ़ने के पहले आपको बताते हैं हम कि सेल जो है बेसिकली क्या है। सबके दिमाग पे ये क्वेश्चंस आएगा, बट इन सब चीज़ों से बाहर सबसे पहले हमें अपने सराउंडिंग्स में देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है और जानना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है। जैसे हमारे इर्द गिर्द की बात करें तो हर एक के पास आज के टाइम में मोबाइल्स है, पेन है, नोटबुक है, बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं। चारों तरफ और कुछ देखोगे, प्लांट्स भी दिखेगा। तो दिमाग में ये चीज़ आता होगा कि इन सभी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें। डिफ्रेंशिएट इन सेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो व्हीकल्स है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ऑब्वियस है नॉन लिविंग है। अगर वैसे ही बात करें हम कि प्लांट्स हैं वो क्या है, लिविंग है। अगर पेन की बात करें वो क्या है, नॉन लिविंग है। वैसे ही आपके टाइम, आज के टाइम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गैजेट्स है, मोबाइल, वो क्या है, नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग क्यों है और प्लांट है वो लिविंग क्यों है। आपका कोई भी एक पेट जो आप रखे हुए हो वो लिविंग क्यों है, हम और आप लिविंग क्यों है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में नहीं आता तब तक हम आगे सेल के तरफ मूव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब ये चीज़ हमारे दिमाग में आएगा कि लिविंग है तो हमारा बॉडी जो है या फिर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो बॉडी है वो क्या चीज़ से बना हुआ है। फिर तो जब ये सवाल आता है कि व्हाट इज द थिंग बाय विच वी आर मेड अप, हम लोग क्या चीज़ से बने हुए हैं, तभी ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा। और इसका जवाब होगा एक ही, हम बने हुए हैं सेल के। अब देखो, सेल सबको पता है, सेल जो होता है बायोलॉजी में वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हर एक को पता है
हमें भी पता है, आपको भी पता है, और जिनको नहीं पता है उनको आज पता चल गया। ठीक है, सो अब अगर हम कहें कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, सेल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन फिर से एक करूं मैं कि सेल अगर स्ट्रक्चरल यूनिट है तो कैसे है, और अगर सेल फंक्शनल यूनिट है तो कैसे है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। थोड़ा सा पीछे इन सेंस कि सेल के बारे में थोड़ा सा हमें जानना होगा कि सेल बेसिकली जो वर्ड है इसका डेरिवेशन कहां से हुआ। तो देखो, सेल जो होता है, इस वर्ड का बेसिकली जो डेरिवेशन है, ये एक वर्ड था सेला। सेला एक वर्ड था, इससे मॉडिफाई हुआ और हम लोग क्या हुआ, सेल बोलने लगे। और सेला बेसिकली जो ये वर्ड था सेला, जिससे कि ओरिजिन हुआ सेल का, इस वर्ड को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था सेल के बारे में, उन्होंने डिस्कवरी भी की थी सेल के बारे में, सेल की। सो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब, जिन्होंने 1665 में सेल को सबसे पहले देखा था। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने सेल के जगह पे सेल वॉल को देखा था, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पे बात करते हैं हम कि सेल जो वर्ड है उसका ओरिजिन जो हुआ सेला वर्ड से हुआ। और सेला का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है हेलो स्पेस। हेलो स्पेस इन सेंस कि खाली जगह, क्योंकि जब इन्होंने सेल को देखा था तो वो एक डेड सेल था जो कि कॉर्क था। ठीक है, तो जो वो सेल देखे थे कुछ इस तरह से देखे थे। ठीक है, और इन्होंने इसी सेल को देखा था जिसमें क्या हुआ, वो हेलो टाइप, हेलो स्पेस मिला था, खाली जगह मिला था। सो इस तरह से हमें समझ में आया कि सेल जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है वो सेला वर्ड से हुआ। ठीक है, और जो सेल है सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने देखा था वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब, जिन्होंने 1665 में देखा था। जस्ट रिमेंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, ईयर दिया हुआ है। सो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को हमेशा दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हर एक जगह पे, चाहे वो नीट का एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड्स का एग्जाम हो, हर जगह इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और डेट भी समहाउ ये लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं या फिर आपसे पूछते हैं। सो इस चीजों को हमेशा दिमाग में रखना होगा, भूलना नहीं होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि सेल क्या है, सेल का ओरिजिन कहां से हुआ, सेल को किन्होंने खोजा, और साथ ही साथ ये कब खोजा गया। अब बात करेंगे कि ठीक है चलो ये सारा चीज हो तो गया, बट सेल जो है अगर स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कुछ न कुछ एक स्पेसिफिक नाम दिया गया होगा। तो देखो, सेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी इन सेंस कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल तो हुआ, ठीक है, लेकिन इस साइटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ जो सेल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में जानेंगे, इनके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हम साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी कहने का मतलब यह हुआ कि सेल के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। ठीक है, समझ में आया, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बट आज के टाइम में अब जब हम लोग काफी मॉडरेट हो रहे हैं, हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, हर एक चीजों का रिसर्च काफी बढ़ गया है, तो सेल के बारे में भी काफी कुछ बढ़ा। सेल को सिर्फ हम लोग अगर साइटोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखें तो काम नहीं चलने वाला। सो आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के स्टडी को आज हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। अब कहोगे सर सेल बायोलॉजी क्यों बोलते हैं, इसलिए सेल बायोलॉजी बोलते हैं क्योंकि
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ साथ इसके फिजियोलॉजी को, इसके बायोकेमिस्ट्री को, रिप्रोडक्शन को और डाइजेशन, हर एक चीजों को हम लोग अब स्टडी करते हैं इस सेल में। इसीलिए काफी ये क्या हो गया, वास्ट हो गया है। हर एक चीजों को, जो कुछ भी सेल से रिलेटेड है या सेल फंक्शनल है, हर एक जगह पे जहां भी सेल इन्वॉल्व है उसके स्टडी को हम लोग करते हैं। और आज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। आज सेल के स्टडी को सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ध्यान रखिए, साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी ओनली स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल बायोलॉजी होल थिंग रिलेटेड टू सेल, मतलब फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, व्हाटएवर। ठीक है, इस तरह से हम समझे। अब आगे हम बात करेंगे कि मेरा क्वेश्चन था सेम कि सेल का डेफिनेशन यही था कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सवाल वहीं पे था मेरा कि सेल अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है तो बाबू ये बताओ तुम लोग कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है कैसे। तो इसका जवाब कुछ ऐसे होगा कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ क्या चीज से बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। सेल से बना हुआ होना मतलब कॉम्प्लेक्स होते गया सेल, एक सेल, क्योंकि हम या फिर जो कुछ भी देख रहे हैं अपने अगल बगल में, अपने सराउंडिंग्स में, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोर देन एक सेल से बना हुआ है, बिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। तो वो सेल क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, कंपोस्ट करेगा और कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट्स को बनाएगा, ऑर्गन को बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम को बनाएगा। हम समझते हैं कि सेल जो है कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। यहां पे ध्यान देने की चीज है, ध्यान ये देना है कि ये ध्यान देना है कि देखो एक सेल है, ये सेल है, ये है सेल है हमारा, ठीक है। सेल एक होता है। अब जब सेल एक से ज्यादा सेल हुआ, कंपोज्ड होगा, तो क्या बनेगा, सेल्स बनेगा। अगर सेल्स बना तो क्या हुआ, उस सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू इन सेंस सिमिलर टाइप ऑफ सेल को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को बोलते हैं। तो इस तरह से सेल से मिलके बहुत सारा सेल्स बन गया और सेल्स बना के ये क्या हुआ, टिश्यू, उसी को बोलते हैं हम लोग। इस तरह से इस सेल के द्वारा ही क्या हुआ, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। और फिर यही जो सेल है आगे चल के क्या करेगा, बहुत सारा टिश्यूज मिलेगा तो क्या करेगा, ऑर्गन को बनाएगा, ठीक है। और यही ऑर्गन फिर काफी ऑर्गन्स के साथ जुटेगा, एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, और सारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिवली वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे, एक साथ मिलके अगर काम करना चालू करेंगे तो क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इसी ऑर्गन से क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम बना। और इस ऑर्गन सिस्टम को काफी अच्छी तरह से इनका जो भी फंक्शंस है रेगुलेट कराना, ठीक है, और काफी अच्छी तरह से रन कराना, ये कहां पे होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अल्टीमेटली कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल का बना हुआ है। हम समझ सकते हैं कि हम, आप या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। इनका देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल से क्या बना, सेल या टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म बना। हम इस तरह से देख सकते हैं कि सेल से हमारा क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और इसी तरह से बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या किया, एक ऑर्गन को बनाया, और ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और ये ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को बनाया, हम और आप की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सेल जो है, हाउ सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया। अब हम आगे मूव करते हैं और अब बात करेंगे हम कि सेल जो है
हाउ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि डेफिनेशन में ये चीज तो दिया हुआ था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है इसका जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन फंक्शनल यूनिट कैसे है इस चीजों को हमें समझना होगा। और इस चीजों को समझने के लिए ये जानना होगा कि हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है बेसिक फंक्शंस, उसमें क्या सेल इन्वॉल्व होता है क्या? यस, एग्जैक्टली, सेल उसमें इन्वॉल्व होता है। हर एक फंक्शनैलिटीज के अंदर सेल इन्वॉल्व होता है, और वो जो बेसिक फंक्शंस है जिसके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकता, उसमें कुछ ऐसा है कि ये जो है हमारा ये जो है हमारा है रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक सेल को जिंदा रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक फंक्शंस क्या क्या है? वो है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस है। उन्हीं मेटाबॉलिक फंक्शंस में फिजियोलॉजी लाइक क्या होगा? हमारे पास रिस्पिरेशन एक टाइप का फिजियोलॉजी है, इस चीजों को करना होगा तभी जाके कोई भी एक सेल जिंदा रह सकता है। उसी तरह से अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री की, बहुत सारा बायो मतलब एक जीव जो कि क्या करेगा, केमिकल को अपने अंदर क्या करेगा, रिएक्ट कराएगा, उससे कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। सो इस तरह का एक्टिविटीज कहाँ होता है? डाइजेशन में होता है। समझ में आ रहा है? और इसी तरह से अगर बात करें हम जेनेटिक्स की, तो वेरिएशन की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बेसिक फंक्शंस हैं जिसके अंदर क्या होता है, सेल इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ अदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है लाइक एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन भी होता है। सो इस तरह से हम समझ गए कि सेल जो है कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास अगर सेल को समझ गए कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तो हमारे पास इन सब से एक कंक्लूजन ये मिला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। मतलब ये कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है या फिर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग्स में या फिर कहीं भी जो हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सेल के प्रोडक्ट इन सेंस समझ में आ रहा है, सेल से सेल्स बना, सेल से ऑर्गेन। सो इस तरह से ये जो हायरार्की है उसी के हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो अब बात कर सकते हैं हम कि ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये क्लियर है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है वो कौन सा है? सेल है। और बात करते हैं या फिर इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल बोलते हैं तो इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों की बात करनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अगर फंडामेंटल बात करते हैं तो दोनों इसके अंदर क्या है, कंपोज हो गया ये वर्ड। सो इस तरह से हम कह सकते हैं एक और तरह से कि सेल जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स है ऑर्गेनिज्म के लिए। सो इस तरह से हम समझे सेल क्या है। सेल अगर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो कैसे है? ठीक है, अब बात करेंगे हम ऑर्गेनिज्म की कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं इन सेंस कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहले जो होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे वाले को क्या हम लोग बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप से सेल के होते हैं, टाइप्स।
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब बात करेंगे हम कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते कौन है, क्या है इनका स्पेसिफिकेशन। सो इनके बारे में कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। मीन्स ये कि ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसका बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, हमारा मोनेरा होगा किंगडम, इसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम होगा। बट मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, सो उनको कुछ हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक है एक सेल का बना हुआ होता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन तो होगा, इसका आइडेंटिटी तो होगा। तो पहला एक चीज जान लो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो सबसे पहले ये चीज होना चाहिए कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन सेंस कि अगर वो एक सेल का बना हुआ है तो एक सेल में ही सारा जो बॉडी है उनका निहित होना चाहिए। सारा जो बॉडी है उसी एक सेल से बना हुआ होना चाहिए। सारा ऑर्गेनिज्म, सारा ऑर्गेन्स उस एक सेल के अंदर होना चाहिए, जो कि उनके लिए बेसिक फंक्शनैलिटीज करने के लिए जरूरी है। ठीक है, सो और साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि अपने लाइफ को जीने के लिए जितना भी बेसिक एसेंशियल फंक्शंस है वो खुद परफॉर्म कर सकें। सो कुछ इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे कि दे शुड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल हिज एसेंशियल एक्टिविटीज बाय सेल्फ फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज लाइफ। बाय सेल्फ बात कर रहे हैं हम, ऑल द एक्टिविटीज बाय सेल्फ होगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में है वो है कि लेस देन अ सेल कांट कंसिडर एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का ही बना हुआ होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा होना चाहिए, ना कि उससे कम से बना होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से हम समझ गए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अब बात करेंगे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम इन्हें कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स में कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं इनका एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। सो अब हम समझ चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म जो है 2 टाइप के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे इससे आगे कि डिस्कवरीज की। चूंकि हम जब शुरू में बात कर रहे थे सेल के बारे में तो वहां पे हम बताए थे कि एक साइंटिस्ट के बारे में जो कि थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक साहब, जिन्होंने 1665 में क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था। यहीं तक हम बात किए थे और ये भी चीज बताए थे कि उन्होंने बेसिकली सेल की जगह पे सेल वॉल को देख लिया था। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ रही है बात। अब कुछ एक बातें हैं जो आप बोलोगे कि अब इसके अंदर डिस्कवरीज क्या क्या है। सो इसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज है, क्योंकि अगर कोई एक सेल है, क्योंकि उन्होंने जो पहला सेल का जो फॉर्म देखा था कुछ इस तरह का देखा था। ठीक है, तो जब देखा था तो इन्होंने, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने न्यूक्लियस को नहीं देखा था। अब न्यूक्लियस का हो गया क्या होता है सर, तो देखो सेल के अंदर एक जगह होता है
सेंटर में वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बाद में हम इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ तो हो गई कि उन्होंने 1665 में सेल को खोजा था, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उन्होंने सेल के जगह पे क्या चीज़ को देख लिया, सेल वॉल को देख लिया, ठीक है। अब चूंकि काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा तो उनको क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोल दिया गया। अब देखो बताते हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो बेसिकली हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे वो मैथमेटिक्स के काफ़ी अच्छे जानकार थे। तो कहीं कहीं बुक्स में काफ़ी दिया गया है कि रॉबर्ट हुक जो थे मैथमेटिशियन थे। तो अब इस चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और इस चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि मैथमेटिशियन थे कि बायोलॉजिस्ट थे। क्योंकि देखो, पहले जो साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे वो साइंस में सिर्फ ये चीज़ नहीं था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई और चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहले की जो टाइम था जब ये लोग थे, तो उस समय साइंस का मतलब था इंफॉर्मेशन। किसी भी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को वो लोग साइंस बोलते थे, चाहे वो क्या चीज़ से, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो। हर एक चीज़ों को, जो भी एक चीज़ जिसके अंदर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उन्होंने क्या बोला उसको साइंस बोल दिया। सो इस तरह से अब चूंकि वो क्या थे, बाद में काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स के साथ काफ़ी उन्होंने अच्छा खासा डिग्रीज वगैरह लिया, तो इसीलिए लोग उनको क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है क्या कि जो रॉबर्ट हुक साहब थे एज ए बायोलॉजिस्ट के तौर पे अपने लैबोरेटरीज के अंदर क्या किए थे, सेल को डिस्कवर किए थे। समझ में आया? सो इस चीज़ों को कहीं भी अगर मिले तो इग्नोर करना है। अब हम बात करते हैं कि जो सेल जो था, जो रॉबर्ट हुक साहब खोजे थे, वो कैसा सेल था, डेड सेल था। बता चुके हैं कि कॉर्क सेल था जिसको रॉबर्ट हुक साहब ने खोजे थे। वो एक होता है लैबोरेटरी के अंदर जो कि ग्लास का जो ढक्कन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, लकड़ी का पहले यूज होता था, ठीक है। तो वो जो था कॉर्क का बना हुआ था। उसी कॉर्क को उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। माइक्रोस्कोप, अब दिमाग में क्वेश्चंस आता है कि कौन सा माइक्रोस्कोप सर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस आ चुका है, क्वेश्चंस पूछता भी है कि रॉबर्ट हुक सीन फर्स्ट सेल यूजिंग द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डिफरेंट टाइप का माइक्रोस्कोप। सो इसमें हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, क्योंकि उस टाइम में जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था सिंपल ही था। बाद में धीरे धीरे इन चीज़ों का इन्हांसमेंट होते गया। काफ़ी जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह थे काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाने जाने लगे, और साथ ही साथ तब जाके पहली बार हमारे एक साइंटिस्ट थे एंटन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने पहला लाइव सेल देखा था। पहला लाइव सेल उन्होंने देखा था, एक एलगी था, उसका नाम था स्पाइरोगैरा। सो इस तरह से हम, और वो जो ईयर था जिसमें उन्होंने देखा था वो था 1674, ठीक है। 1674 में उन्होंने देखा था, ठीक है। सो और वो जो पहला जो लाइव सेल देखा था, उन्होंने कहाँ देखा था, स्पाइरोगैरा के अंदर। ये ध्यान रखने की चीज़ है, एलगी स्पाइरोगैरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। एंटन वॉन लीवेनहॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो इस तरह से हम समझ गए कि सेल को किन्होंने डिस्कवर किया था, लाइव सेल को किन्होंने सबसे पहले देखा था। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो एंटन वॉन लीवेनहॉक थे, बाद में और भी बहुत सारे लाइव सेल्स को देखे थे, जिसमें क्या था, आरबीसी के लाइव सेल्स को देखे थे, स्पर्म्स के लाइव सेल को देखे थे। साथ ही साथ क्या किए थे, मसल फाइबर्स, जो मसल्स होता है, ठीक है, उसके मसल फाइबर्स के अंदर जो लाइव सेल्स थे उनको भी उन्होंने एग्जामिन किया था, और बहुत सारे लाइव सेल्स को उन्होंने एग्जामिन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एंटन वॉन लीवेन साहब की बात हो गई, अब हमारे रॉबर्ट हुक साहब की भी बात हो गई। अब बात करते हैं हम, जिसकी बात कर रहे थे हम, कि सेल के अंदर ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। सेल के अंदर ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले इसको देखा था,
ठीक है। और उन्होंने कहाँ देखा था? एक फ्लावरिंग प्लांट था जिसका नाम था ऑर्किड, जिसको लोग ऑर्किड भी बोलते हैं, ऑर्चिड भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल ये ऑर्किड होता है। और ऑर्किड में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले देखा था न्यूक्लियस को इन 1831 टू 1833, कहीं कहीं दिया हुआ है 1833 भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम बताते हैं इन्होंने जो सबमिट जो किया था पेपर वो 31 में किया था, और उस ड्यूरेशन में कोई और लोग जो थे सेल न्यूक्लियस के बारे में कोई अच्छा सा जो एग्जाम्पल था या बात था या कोई जनरल या कोई पेपर कोई उस समय सबमिट नहीं किया था। और ये जो चीज़ वेरीफाइड हुआ वो कब हुआ? 1833 में हुआ। सो इसीलिए कहीं कहीं 1831 दिया है, 1833 भी दिया, तो दोनों ही सही है, कहीं से भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जाने कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोजा था, जो कि क्या थे? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, क्योंकि देखो सेल थ्योरी जो था, जो स्टार्ट हुआ हमारा, ये हुआ 1838 एंड 1839 में आया। 1838 एंड 1839, यहां भी दो डेट है, याद करना, यहां भी दो डेट है, 1838 और दूसरा जो है हमारा 1839। सो जो हमारा जो सेल थ्योरी है 1838 टू 1839 में ही आया था, ठीक है। इस चीजों को लेके कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो दो साइंटिस्ट थे, हम बात करेंगे, जिसमें जो थे पहले जो हमारे थे वो थे हमारे मैथ्यू सेल्डन थे, ठीक है, और जो दूसरे थे हमारे थियोडोर स्वान थे। जो थियोडोर स्वान थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और जो हमारे मैथ्यू सेल्डन थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सेल थ्योरी को दिया। सेल थ्योरी इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी तक, जब तक की बात कर रहे हैं 1838 तक, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इस चीजों को डिफाइन किया ही नहीं गया था। बस सेल को देख लिया गया था, सेल के न्यूक्लियस को देख लिया गया था, इसके साथ ही साथ देख लिया गया था कि सेल के अंदर क्या होता है, लाइव सेल और डेड सेल भी होता है। तो अब बात करेंगे हम कि सेल थ्योरी से हुआ क्या। सेल थ्योरी से सेल का डिफिनीशन एस्टेब्लिश हुआ। इसके पहले किसी के पास एग्जैक्ट डिफिनीशन सेल के लिए नहीं था, ठीक है। सो जो सेल्डन एंड स्वान थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। पहला इन्होंने यही बोला था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है, हो गया। सो अगर सेल और सेल प्रोडक्ट के बने हुए हैं, इसीलिए क्या होगा कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा, ठीक है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा, ये चीज तो चलो ठीक है, यहां तक समझ में आती है, ठीक है। ये चीज इन दोनों के थ्रू एस्टेब्लिश हो गया, बट अब तक ये क्लियर नहीं हुआ, ये दोनों भी फेल हो गए इस चीजों को बताने में कि जो सेल है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट साहब का नाम था, जो थे रुडोल्फ विर्चो साहब जो थे, इन्होंने 1855 में एक्सप्लेन किया कि सेल जो है वो कैसे ओरिजिन होता है। हालांकि इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बाद में बताएंगे, ये सब चीज खत्म होने के बाद, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इतना समझ लीजिए कि 1855 में हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब ने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दिया, और बताया कि जो सेल जो होता है वो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है,
ठीक है, मतलब उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला था, जो कि जर्मन थे विर्चो साहब, और उन्होंने ऐसे बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये गोल्डन लाइन है, याद रखना, ये गोल्डन लाइन है, याद रखना, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसके मीनिंग्स के बारे में पूछा जाता है कि ये इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है डिवाइड करता है और फॉर्म करता है। डिवाइड हुआ, एक पर्टिकुलर सा सेल है, ये एक सेल है, इस एक सेल से इसी के जैसा एक और सेल बना। तो ये कैसे बना? सेल क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया एंड फॉर्म अ न्यू सेल। एक सेल से दो सेल बना, और ये कहां से बना? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट था उस सेल से ये नया वाला सेल हमारा बना। सो इस तरह से हम समझें, और फाइनलाइज हुआ सेल थ्योरी सेल्डन, स्वान एंड रुडोल्फ विर्चोव के थ्रू, कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं सेल के बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। दूसरा ये चीज कि जो सेल है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और तीसरी बात कि सेल जो है वो डिवाइड करता है और फॉर्म करता है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। सो इस तरह से ये तीन लाइन आया, तीन स्टेटमेंट आया और सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था? तो देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला जो था, इस पर्टिकुलर लाइन को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया। वो नेम जो था उसको हम लोग बोल रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि इसका रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, उसका था सेल लाइनेज थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? सेल लाइनेज थ्योरी। सेल लाइनेज थ्योरी इसको बोलते हैं, सेल लाइनेज थ्योरी। सो इस तरह से समझ गए हम कि सेल जो है कैसे बनता है। सो हमारे पास जो फाइनल स्टेप आया सेल थ्योरी का, वो जो है हमारा रुडोल्फ विर्चोव के और सेल्डन एंड स्वान के द्वारा दिया गया, कंपोस्ट किया गया, वो था। इसमें तीन स्टेटमेंट्स जो कि है हमारा, all living organisms are made up of cell and cell products, and then cell is the structural and functional unit of life, and तीसरा cell divide and form a new cell from pre-existing cell। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। तो जो ये सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, एक्चुअल में ये जो था आइडिया जो था नागेली का था। ये इन्होंने 1846 में दिया था, और उन्होंने कब दिया था? 1855 में दिया था। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव, ध्यान देना डेट के बारे में, 1846, और उन्होंने जो दिया था ये ओमनी सेलुला ई सेलुला 1855 में दिया था। इसके बाद, ठीक है, मतलब ये कि इस चीजों का ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बता रहे थे, जान रहे थे। और लेकिन क्या हुआ कि इनसे पहले क्या हुआ, अपना जो पेपर था रुडोल्फ विर्चोव ने सबमिट किया, लेकिन आइडिया इन एक्चुअल किसका था? नागेली का था। 1862 में हमारे एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, आप लोग बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे, लुई पास्चर, जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया था? वेरीफाइड किया था, और उन्होंने ही बताया था कि ये जो है हमारा सेल जो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। और इन्होंने बहुत सारा एक साइकिल्स किया, बहुत सारा एक स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीजों को प्रूफ किया। ठीक है, सो अब एडिशनल फैक्ट की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। एडिशनल फैक्ट की बात यह है कि ध्यान से सुनो, जो हमारे साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, जो जूलॉजिस्ट थे, बेसिकली जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था? इन्हें कोपले मेडल भी मिला था। ठीक है, कोपले मेडल भी मिला था। सो
ये जब सेल को एग्जामिन कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे चीज, तो इनको 2-3 चीजें के बारे में पता चली। 2-3 चीजों में ये था कि इन्होंने बताया कि सेल वॉल होता है, जो कि क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक शेप एंड साइज देता है। इन्होंने ही बताया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई एक अपना एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, ठीक है। इन चीजों को सिर्फ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और सिर्फ डिस्क्राइब किया छोटे से वर्ड्स में, इसको काफी तौर पे मेंशन नहीं किया, इसके लिए कोई एक पेपर सबमिट नहीं किया कि जनरल में कि दिखाएंगे कि हाँ भाई ऐसा है कि देखिए हमने सेल वॉल देखा है या फिर कुछ ऐसा वेरीफाइड। लेकिन इन्होंने स्टडी के दरमियान ये चीज देखा कि जो सेल वॉल है एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है सेल के पास, जो कि क्या होता है, आउटर बाउंड्रीज है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बताया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्वान ने कहा था कि जो ये थिन आउटर बाउंड्रीज है सेल का, उन्होंने देखा उसको और उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा, जो कि आज के टाइम में हम बोलते हैं, उस टाइम में उन्होंने नहीं बोला था। तो इस तरह से हम समझें कि जो थियोडोर स्वान थे वो एक्सपेरिमेंटली जब अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो 2-1 चीज़ों जो थी बताई उन्होंने, नई नई बातें कि ऐसा था, इसके बारे में उनके पास बहुत कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और बोला, ठीक है। और उसी तरह से इन्होंने सेल वॉल के बारे में भी बताया था कि क्या होता है, एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है सेल के पास, जो कि क्या है, आज के डेट में हम लोग उसको सेल बोलते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ शेल्डन एंड स्वान, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अब ये लास्ट में ये चीज बताया था, लास्ट में ये चीज बताया कि ये सारा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया हर एक चीजों को, और तब कहा, लास्ट में एक वर्ड बोला, उनका जो स्टेटमेंट था, और कहा ये कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दैट इज वाई सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। आज के इस सेशन में हम लोग सेल को समझे कि सेल क्या होता है, सेल, ये चीज हमारे पास कंक्लूजन आया कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। इस चीजों को भी हम समझे अच्छे तरीके से कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होता है और फंक्शनल यूनिट कैसे होता है, और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इस चीजों के बाद हम लोग क्या समझे कि सेल जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बेसिस पे नंबर के, वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसके बाद हम बात किए कि अगर सेल जो है मल्टी सेलुलर है और यूनिसेलुलर है तो इनके बीच का स्पेसिफिकेशन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिकेशन क्या है और मल्टी सेलुलर का स्पेसिफिकेशन क्या है, इनका बेसिक फंक्शंस क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ अब बात की है हम इनके डिस्कवरीज की कि सेल को किन्होंने खोजा, साथ ही साथ लाइव सेल को किन्होंने खोजा, सेल के न्यूक्लियस को किन्होंने खोजा। सो इस तरह से हम सारे कुछ हम सेल के बारे में समझ गए। तो इस तरह से हमारा आज का जो सेशन है सेल से रिलेटेड वो खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आएंगे सेल से रिलेटेड चीजों को ही लेके, जिसमें क्या होगा, हम सेल को क्लासिफाई करेंगे कि टाइप ऑफ सेल्स कितना होता है, काइंड ऑफ सेल कितना होता है, ठीक है। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, काफी सीरियस वे के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए जो ये कोरोना है, अभी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके हिसाब से ये है कि आपको गवर्नमेंट जो है कहीं से भी छूट नहीं देने जा रही है। आप ये मत सोच के चलो कि गवर्नमेंट जो है जो एग्जाम्स का टाइम है पोस्टपोन करेगा आगे, क्योंकि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जिस टाइम पे एग्जाम होना है उसी टाइम पे होगा। और साथ ही साथ अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने ये बोला है कि वे लोग सिलेबस को भी रिड्यूस नहीं करने वाले हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स जो कि 11th क्लास में है, जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो बी वेयर, सावधान हो जाइए और सीरियस स्टडी कीजिए। तब तक आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए अपना, ठीक है, और घर पे रहिए, सबका ख्याल रखिए।
थैंक यू।